वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। पार्ट फर्स्ट में हमने जॉन मिल्टन के अर्ली लाइफ, उनके शुरुआती जीवन के बारे में बात की थी, उनके अर्ली वर्क्स, स्कूलिंग लाइफ, इन सब के बारे में बात करी थी। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उनकी फैमिली लाइफ के बारे में, जिसमें उनके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मिल्टन फादर वॉज अ स्क्राइबनर हु प्रिपेयर्ड विल्स एंड डीड्स फॉर अदर्स। मिल्टन के जो फादर थे, जिनका नाम था जॉन मिल्टन ही, सीनियर जॉन मिल्टन, वो एक स्क्राइबनर थे, सूदखोर थे, जो कि दूसरों के लिए विल्स से संबंधित काम भी किया करते थे। हिज मदर सारा जेफ्रे वॉज द डॉटर ऑफ वेल्दी मर्चेंट पॉल जेफ्रे। उनकी मदर जो थी वो एक धनाढ्य परिवार से ताल्लुकात रखती थी, सारा जेफ्रे, और वो बहुत ही धनी व्यापारी पॉल जेफ्रे की बेटी थी। ही वॉज वन ऑफ द 6 चिल्ड्रन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जॉन मिल्टन जो है वो अपने पेरेंट्स की 6 संतानों में से एक थे। He had an elder sister named Anne and a younger brother named Christopher. उनकी एक बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम एने था और एक छोटा भाई था जिसका नाम क्रिस्टोफर था। He also had other siblings who had died in their infancy. उनके कुछ और सिबलिंग्स भी थे, भाई बहन भी थे, लेकिन वो इन्फेंसी यानी कि बचपन में ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। He knew many languages. जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि He had good command over 8 to 9 languages. तो वो बहुत सी लैंग्वेजेस को जानते थे, लाइक इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश ऑफ डच। इन सभी लैंग्वेज के ज्ञाता थे। John wrote his first serious poem in 1628 titled On the Death of a Fair Infant Dying of the Cough, which was based on the sadness caused by the death of his sister's baby. जॉन ने अपनी पहली सीरियस पोएम जो है वो 1628 में लिखी थी, जिसका टाइटल था ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, शिशु, जो कि मृत्यु को प्राप्त हुआ था कफ की वजह से, विच वॉज बेस्ड ऑन द सैडनेस। और ये जो उनकी सीरियस पोएम थी वो सैडनेस पर आधारित थी, जो कि किसके कारण था, उनके सिस्टर का बेबी जो था उसकी डेथ हो गई थी, उस पर इन्होंने बड़ी ही गंभीर पोएम लिखी थी, ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। ये सीरियस पोएम उनका रिटन वर्क है, पब्लिश्ड वर्क नहीं कहलाता है। Despite developing a reputation for poetic skill and general erudition, Milton experienced alienation from his peers and university life as a whole. Poetic skill, काव्य कौशल और सामान्य पांडित्य में कुशलता होने के बावजूद भी, प्रतिभा होने के बावजूद भी, मिल्टन के अंदर एक अलगाव की भावना थी अपने समकक्ष लोगों से, यानी कि जो उनकी यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ा करते थे, तो उनसे वो बड़े ही अलग थलग रहा करते थे। बहुत ज़्यादा काव्य कौशल था, सामान्य पांडित्य की मात्रा भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन प्रतिभा के बावजूद भी उनके अंदर अलगाव की भावना थी अपने समकक्ष लोगों के प्रति। Having once watched his fellow students attempting comedy upon the college stage, he later observed they thought themselves gallant men and I thought them fools. एक बार क्या हुआ, इसी के दौरान उनके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स थे, वो एक कॉमेडी स्टेज, कॉलेज स्टेज कर रहे होते हैं, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। उस चीज़ को देखते हुए उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया और उनके बारे में खुद ये बात कही थी कि दे थॉट देमसेल्व्स गैलेंट मैन, कि वे खुद को बहादुर समझते थे, ये समझ करके कि मैं अलग थलग रहता हूँ, और मेरे बारे में उनकी राय जो बन गई थी, तो उन्होंने उनके बारे में ही ये चीज़ ऑब्जर्व करके बोली थी कि वे अपने आप को बहादुर समझते थे, जबकि मैं उन लोगों को मूर्ख समझता था। While at Cambridge, he wrote a number of his well-known shorter English poems, among them On the Morning of Christ's Nativity, his epitaph on the admirable dramatic poet William Shakespeare, his first poem to appear in print, El Allegro and El Penseroso. कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने अपनी बहुत ही वेल नोन शॉर्टर इंग्लिश पोएम्स लिखी, जिसमें से एक उनकी बहुत प्रसिद्ध पोएम थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, जो कि जीसस के बर्थ पर आधारित एक ऑड था। साथ ही शेक्सपियर पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सोनेट लिखा, जो कि उनकी पहली पोएम भी थी प्रिंट होने वाली। और शेक्सपियर के जो प्लेज आए थे, उनके 2 फोलियो आए थे, फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो। फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में और सेकंड फोलियो आया था 1632 में। तो ये जो शेक्सपियर पर उन्होंने सोनेट लिखा था 1632 के सेकंड फोलियो में, विलियम शेक्सपियर के पहले स्वागत गीत के रूप में इस मिल्टन के सोनेट को रखा गया था। और कैम्ब्रिज के दौरान ही इनकी ये 2 कंपेनियन पोएम्स जो साथ ही आई थी, एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरोजो, ये भी आई, प्रसिद्ध हुई उस समय पर। अपॉन रिसीविंग हिज MA in 1632,
Milton retired to Hammersmith, his father's new home, since the previous year. सन 1632 में एमए करने के बाद मिल्टन हैमरस्मिथ चले जाते हैं अपने पिता के घर, जहां वे काफ़ी समय तक रहते हैं. He also lived at Horton, Berkshire from 1635 and undertook 6 years of self-directed private study. वे हॉर्टन में भी रहे. इस पीरियड को हॉर्टन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है. हॉर्टन बर्कशायर में 1635 में 1635 में, और वहाँ लगभग वे 6 वर्षों तक रहे, जहाँ पर उन्होंने अपनी सेल्फ डायरेक्टेड प्राइवेट स्टडी की. इन अप्रैल 1637 हिज मदर सारा डाइड. अप्रैल 1637 में उनकी मदर सारा जेफरे की मृत्यु हो जाती है. His Arcades and Commas were both commissioned for masques, composed for noble patrons, connections of the Adjutant family, and performed in 1632 and 1634 respectively. उनके 2 मास्क आए थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, आर्कडीज और कॉमर्स, जो कंपोज किए गए थे नोबल पैट्रन्स के लिए. पैट्रन्स आप मान सकते हैं कि जो कवियों को संरक्षण देते थे उन लोगों के लिए. तो इससे उनका जो कनेक्शन है, बहुत अच्छे संबंध बने एडजुटेंट फैमिली से, क्योंकि जो मास्क होते थे वो म्यूजिकली परफॉर्मेंस होते थे और उसमें जो भी उसको प्रस्तुत करते थे वो इसी फैमिली के जो संरक्षण देने वाले, कमियों को संरक्षण देने वाले नवाब, उनके मेंबर्स होते थे. तो ये परफॉर्म्ड हुए 1632 और 1634 में रिस्पेक्टिवली. इन May 1638 मिल्टन embarked upon a tour of France and Italy that lasted until July और August 1639. मई 1638 में मिल्टन ने एक टूर बनाया फ्रांस और इटली का, जो कि 1639 जुलाई अगस्त के अंत तक चला. And there he met the astronomer Galileo, who was under house arrest at Arcetri, as well as others. और वहाँ पर जब वो उस टूर पर गए तो वहाँ पर वो एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो से मिले, जो कि उस टाइम पर नज़रबंद थे, हाउस अरेस्ट में थे आर्सेट्री में. क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सौर मंडल की कुछ, जैसे कि हम जानते हैं गैलीलियो के बारे में, सौर मंडल की अलग संकल्पना दी थी जो कि उनके धर्म के खिलाफ थी. तो वहाँ पर उनको नज़रबंद कर लिया गया था आर्सेट्री में. तो अंडर हाउस अरेस्ट थे, वहाँ पर वे एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो से मिले. मिल्टन began to write prose tracts against episcopacy in the service of the Puritan and parliamentary cause. Milton's first foray into polemics was of reformation touching church discipline in England 1641. मिल्टन जो थे शुरुआत से ही आप ये मान के चलें कि राजाशाही के वे खिलाफ थे. वे चाहते थे कि इंग्लैंड में स्थापना हो प्रजातंत्र की, राजा का सिस्टम जो है वो हटाया जाए, जनता द्वारा चुनाव किया जाए राजा का. उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति अगर राजा बने तो वो वंशाधिकार से राजा ना बने, उसके अंदर वो क्वालिटी हो, जनता द्वारा उसे उनका प्रतिनिधि चुना जाए. तो वो ये चाहते थे, इसीलिए वो राजाशाही के खिलाफ थे और उन्होंने शुरुआत में ही बहुत सारे प्रोज ट्रैक्ट्स लिखे राजाशाही के खिलाफ, क्योंकि वो पार्लियामेंट के सपोर्टर थे. चर्चिज में फैले आडंबर के खिलाफ थे जॉन मिल्टन, जो वहाँ पर सेंशुअल करप्शन होता था, इन सब चीज़ों के बिल्कुल अगेंस्ट थे. तो इसको लेकर भी उन्होंने धार्मिक विवाद को लेकर के ऑफ रिफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन इन इंग्लैंड 1641 में लिखा. He wrote a short tract of education in 1644, urging a reform of the national universities. उन्होंने एक छोटा ट्रैक्ट भी लिखा एजुकेशन पर 1644 में, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनमें क्या क्या सुधार किए जाने आवश्यक हैं. तो उस पर भी उन्होंने एक शॉर्ट ट्रैक्ट लिखा जो कि 1644 में आया. यहाँ पर आज हम अपने सेकंड पार्ट का एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आप मिल्टन की मैरिड लाइफ के बारे में जानेंगे. ग्रामर और लिटरेचर की वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.